नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमें अपना सवाल 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जी चंद्रशेखर साहब हैं, कमोडिटी जाने माने कमोडिटी गुरु हैं। सर स्वागत है, आप पहली बार आप ET Now स्वदेश पर हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ नवनीत दमानी होंगे मोतीलाल ओसवाल से, और भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं मॉनसून और सोइंग को लेकर। खरीफ सोइंग के डेटा जिस तरह से आ रहे हैं, हालांकि अलग अलग जो सोइंग के आंकड़े हैं वो अलग अलग, हर सेगमेंट के अलग अलग है, लेकिन जो पैडी सोइंग को लेकर है अभी भी चिंता बरकरार है। पिछले साल की तुलना में करीब 19% बुआई अब भी कम है। चंद्रशेखर सर, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बुआई धान को लेकर चिंता है, क्या आगे आने वाले महीने में या आने वाले हफ्ते में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है क्या? ज़रा सा सुधार तो ज़रूर देखने को मिलेगा, मगर मैं भी काफ़ी चिंतित हूँ चावल या पैडी की बुआई को लेकर के, क्योंकि खास करके जो लेटेस्ट IMD का जो बुलेटिन है 1 जून से लेकर के 22 जुलाई तक का जो बरसात का एस्टिमेट दिया है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, इस प्रदेश में अभी भी बरसात कम है, डेफिशिएंसी है। देश का अन्य भागों में अच्छा हो गया है खाता बरसात। तो एंड दीज आर वेरी की स्टेट्स चावल के लिए, खास करके वेस्टर्न यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो एक खास है। तो मैं ज़रूर मुझे ज़रा डर लगता है कि हमारा खरीफ फसल में चावल का जो टारगेट है उससे काफ़ी कम हो सकता है। ओके, यानी जो राइस के उत्पादन के जो अब तक के जो अनुमान है उससे काफ़ी कम उत्पादन हो सकता है, इस तरह की चिंता है सर। और एक बताना चाहता हूँ जी, सरकार ने 112 मिलियन टन का टारगेट रखा है खरीफ चावल के लिए, 112 मिलियन टन, और ये शायद कम हो सकता है। इस टारगेट से कम ही उत्पादन होगा। और पिछले साल सरकार का अनुमान है उत्पादन का 111 मिलियन टन। तो इस साल अभी तो जरा जल्दी है एस्टिमेट लगाना, फिर भी मैं मानता हूँ 100 मिलियन टन का आसपास ही होने का एक संभावना बढ़ रहा है। यानी एक बड़ी बात सर कह रहे हैं, उनका मानना है कि 112 मिलियन टन उत्पादन का जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे काफ़ी कम, करीब 100 मिलियन टन उत्पादन यहाँ पर राइस का हो सकता है। सर एक और चीज़ दलहन को लेकर है। हालांकि दलहन की जो बुआई है, रकबा है, वो पिछले साल के मुकाबले अब तक करीब 6.5% ज़्यादा है, लेकिन उड़द को लेकर, अरहर को लेकर अभी भी चिंता है, वो पिछले साल से 20% कम है। क्या अब दालों की महंगाई अरहर में देखने को मिल सकती है क्या आने वाले समय में? बिल्कुल, क्योंकि 9 लाख हेक्टर बुआई कम है तुअर अरहर इसमें, मगर उसका थोड़ा कॉम्पनसेशन हो रहा है मूंग से। मूंग का जो एकरेज है, प्लांटिंग है, करीबन 3 लाख हेक्टर ज़्यादा है पिछले साल के तुलना में, इस समय का तुलना में। तो मगर अभी क्या है कि राज्य सरकारों से जो रिटर्न्स आता है केंद्र सरकार को, उसमें जरा विलंब हो सकता है। तो मैं मानता हूँ एक अच्छा फाइनल क्लियर पिक्चर हमें 15 अगस्त का आसपास मिलेगा। हमारा बुआई का एकरेज क्या है और उसका ऊपर से हम अनुमान लगा सकते हैं उत्पादन कितना हो सकता है, हार्वेस्ट कितना हो सकता है। ओके, क्योंकि आज मौसम विभाग के लोगों से भी बात हो रही थी, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट से भी बात हो रही थी, उनका भी यही कहना है कि अगले 1-2 हफ्ते काफ़ी अहम होंगे। और जो भी ऐसे स्टेट्स जहां पर मानसून काफ़ी पीछे रह गया हो, चाहे वो यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार, झारखंड हो, यहाँ पर मानसून में अच्छी रिकवरी आएगी और नॉर्मल की तरफ, यहाँ पर डेफिसिट से नॉर्मल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो वहाँ पर बुआई भी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसलिए सरकार भी मानना है कि 15 अगस्त तक स्थिति पूरी तरह से पता चल जाएगी कि खरीफ सोइंग की क्या स्थिति है। सर अब एक और अहम मुद्दा है
व्हीट को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हुए, वीकेंड पे हमने देखा कि टर्की और यूएन की पहल से रूस और यूक्रेन के बीच में एक डील हुई है। हालांकि उस डील को लेकर जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उनको संशय की स्थिति है, उनको लग रहा है कि रूस कहीं पीछे ना हट जाए। तो ऐसे में आपको लग रहा है गेहूं की सप्लाई की जो उम्मीद थी कि सप्लाई अब तेजी से बढ़ेंगे, यूक्रेन से ब्लैक सी के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्या इसको झटका तो नहीं लगेगा या अब नॉर्मल धीरे धीरे हो सकता है? वैसे सच बोलूं तो झटका लग चुका है। कल और कल रात को खास करके रशिया ओडेसा पोर्ट पर आक्रमण किया है। तो इसके वजह से अभी यूक्रेन में भी काफ़ी वो चिंतित है, यूक्रेन के सरकार, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, क्या रशिया अपना जो कमिटमेंट दिया है एक्सपोर्ट पोर्ट खोलने के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, क्या वो कमिटमेंट से हट गया? क्या रशिया ने झूठ बोला है इसका साथ, यूक्रेन का साथ? ऐसा एक बड़ा समस्या है। तो मैं मानता हूं जब तक जहाज में माल नहीं चढ़ता है और जब तक जहाज नहीं निकलता है ओडेसा पोर्ट या कोई भी ब्लैक सी पोर्ट से, तब तक हमें कोई वादा का साथ कह नहीं पाएंगे कि एक्सपोर्ट का जो पाबंदी है वो खुल गया है। तो वी नीड सॉलिड एविडेंस। कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है। आगे जाकर के हम देखेंगे एक हफ्ता 10 दिन में क्या सबूत आता है। बिल्कुल, यानी 10 दिन वेट करेंगे। और यही वजह थी क्योंकि जो हमने गेहूं की कीमतों में जो नरमी देखी थी, $760 तक गिर गया था शिकागो फ्यूचर्स का भाव, वो वापस से आज करीब करीब 3% ऊपर है और $780 के भी ऊपर आ गया है। चलिए अब वापस से लौटते हैं कुछ और नॉन एग्री मार्केट के लिए। सर हमारे साथ बने रहेंगे एग्री मार्केट में, बीच बीच में सर आपसे और भी सवाल लेते रहेंगे। हमारे साथ नवनीत जी भी हैं, भूपेश जी भी हैं। बिल्कुल। क्रूड की अब बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में वापस से अब रिकवरी दिख रही है, 1% के आसपास की तेजी थी, लगातार चौथे दिन आज कमजोरी थी शुरुआती कारोबार में। नवनीत जी, लेकिन अब यही चिंता है यहां पर है कहीं रूस दोबारा अपने डील से वापस ना हो जाए। इस वजह से ही यहां पर क्रूड कीमतों को भी सपोर्ट मिल रहा है और देखिए 1% से ज्यादा की तेजी वापस लौट आई है। क्या लग रहा है क्रूड में आज शाम के ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे यहां से? क्रूड में जो वोलेटिलिटी है, जैसे आपने बताया, फैक्टर्स तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि इस पे कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिल सकता और उसके बेस बना के ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज ये तो ऐसा गेस वर्क है जो कोई भी तरफ पे पलड़ा किस तरफ 1-2 दिनों में भारी होगा ये पता नहीं चलेगा। बट टेक्निकली क्रूड का सेटअप थोड़ा सा वीक हुआ है और फिर से $100 अटेम्प्ट करके वापस $95 के नीचे का क्लोजिंग ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस एक बार $90-92 तक भी जा सकते हैं। मैं सेल करके चलना चाहूंगा 7670 के आसपास, 7720 आप स्टॉप लगाइए, 7525 तक के टारगेट अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। मोहम्मद इस्माइल है हमारे साथ जयपुर से, पहले कॉलर। इनका सवाल है, चांदी अभी खरीदे या जो फेड की बैठक कल से शुरू हो रही है उसके नतीजे आने के बाद 28 जुलाई को खरीदे, इंतजार करें? और दूसरा एक और सवाल इनका ये था कि क्या चांदी नीचे की तरफ 53,000 तक आ जाएगी? भूपेश जी, आपका व्यू चांदी पर क्या होगा और इनको क्या सलाह देंगे? क्या इंतजार करें इवेंट का और फिर डिसीजन ले, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए उतरे? जी विश्वमोहन जी नमस्कार। चांदी के बाजार में मेरा व्यू रहेगा कि अभी 55,000 के भाव है। चांदी को 54,500 54,400 के करीब जहां भी चांदी मिलती है वहां पोजीशन चांदी में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में चांदी के टारगेट 55,200 और ऊपर में 55,700 तक देखे जा सकते हैं। अब अगले दर्शक का सवाल भी इवन चांदी पे ही है। राज हैं राजस्थान से, चांदी का टारगेट क्या दिख रहा है ये जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी, आपका टारगेट क्या है चांदी के लिए? ट्रेडर हैं, इनको क्या सलाह देंगे? इनकी शिकायत ये भी थी कि 1-2 हफ्ते पहले जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो 59,000 60,000 का टारगेट दे रहे थे, अब चांदी नीचे आ गई है। तो क्या लग रहा है चांदी में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर इनको काम करना चाहिए? शिकायत बिल्कुल जायज है और हमने देखा है कि सारे एक्सपर्ट्स चांदी में कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 हफ्तों में थोड़े से तेजी में टेक अवे हो गए थे और प्राइसेस उतने वेबल सस्टेन नहीं करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि एक बार 200-300 रुपए का डिप आ सकता है, यानी आपको 54,500-600-700 के रेंज में चांदी दिख सकता है, जहां पे बाइंग बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। 54,100 का आप स्टॉप लगाइए, 55,400 55,700 तक के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं।
चलिए अगले दर्शक हमारे साथ मनीषा है पलवल से, रेगुलर कॉलर है। इनकी शिकायत है कि इनके सवाल हम 2 दिन से नहीं ले पा रहे थे। अब ये आज इनका सवाल है, कॉपर और जिंक का लेवल बताएं, किस लेवल पे एंट्री करें, क्या टारगेट है, स्टॉप लॉस भी बताएं शाम के सत्र के लिए। प्योर ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर हैं ये। भूपेश जी। जी सर, कॉपर में इनको लेवाली करके काम करना चाहिए शाम के सत्र के लिए। अभी 635 रुपए 60 पैसे का दाम चल रहा है और इनको 633 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए और थोड़ा स्टॉप लॉस को बढ़ा सके तो 632 रुपए का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। ऊपर में 638 रुपए और 641 रुपए के टारगेट देखने को जा सकते हैं। दूसरे जिंक की बात करें तो जिंक का बाजार भी आज के सत्र में अभी नेगेटिव दिखता है। अगर कॉपर से तुलना करें तो जिंक में मेरी कोई लेवाली की सलाह नहीं रहेगी। जिंक या तो 270 के नीचे मिलता है तो लेना चाहिए, अन्यथा जिंक ऊपर में 274 क्रॉस करता है तो लेना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है कॉपर और जिंक के लिए, आपके लिए मनीषा जी। चलिए अगले दर्शक अमित है बाराबंकी से, गेहूं, शुगर और धनिया का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर सर, आपका क्या आउटलुक है? गेहूं को लेकर तो आपने बात की, लेकिन एक बार प्राइस आउटलुक के हिसाब से बता दीजिए क्या लग रहा है शुगर में भी और कोरिएंडर में भी। हाँ, दोनों गेहूं और चीनी हमारा देश का अंदर एक दायरे में ही चलेगा। अभी कोई बड़ा अपसाइड मुझे तो नहीं दिख रहा है। और अगला हमारा जो गन्ने का फसल होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी अच्छा होगा, तो उसके वजह से भी चीनी में कोई अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है। मगर विश्व बाजार में चीनी का भाव कम होने का संभावना मैं देख रहा हूँ आगे 3 या 4 महीने में। जैसे क्रूड ऑयल का भाव धीरे धीरे घटते जाएगा, और ज़रूर मैं मानता हूँ कि घटते जाएगा विश्व बाजार में क्रूड ऑयल, तो वैसे चीनी का भी विश्व बाजार में जो एक्सपोर्ट का हमें भाव मिलता है वो भी कम होते जाएगा। तो अपसाइड नहीं है, शायद ज़रा सा डाउन साइड हमें दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। मगर दूसरा पॉइंट है डिमांड साइड। अब देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर हमारा देश में त्यौहार के महीने हैं, तो त्यौहार के महीने में चीनी का ज़रूर डिमांड बढ़ता है, खपत बढ़ जाता है। तो उसके वजह से जो स्टॉक का ऊपर स्टॉक प्रेशर, इन्वेंट्री प्रेशर जो हम कहते हैं, वो ज़रा सा घट जाएगा। जैसे हम अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो एक नया साल के लिए हम एक रीज़नेबल एक इन्वेंट्री लेकर के ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो मैं 3 महीने के लिए तो ज़रूर कोई बड़ा अपसाइड चीनी में मुझे नहीं दिखाई देता है, पर शायद एक छोटा डाउन साइड हो सकता है। जैसे क्रूड ऑयल घटेगा वैसे चीनी भी घटने का संभावना है विश्व बाजार में। ओके, यानी ग्लोबल मार्केट में भी लग रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में भी अभी फिलहाल जिस तरह के माहौल है, यहाँ पर बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है शुगर को लेकर, और जब हम नए सीजन में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर भी सरप्लस की स्थिति होगी, हमारे पास पर्याप्त बफर स्टॉक होगा। और अगले सीजन की अभी तक की जो बुआई की जो स्थिति है खरीफ सोइंग को लेकर, तो वो भी पिछले साल के मुकाबले 8.5% अब तक ज़्यादा है शुगर सोइंग को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है, शुगर केन के सोइंग को लेकर। बिल्कुल। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। प्रहलाद हैं चूरू राजस्थान से, ग्वार सीड 7,800 कब तक होगा? ये तो काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं ग्वार सीड को लेकर। आप राजस्थान से हैं, भूपेश जी क्या लग रहा है, इस तरह के माहौल हैं क्या राजस्थान में? क्योंकि जिस तरह की भारी बारिश हो रही है यहाँ पर, ग्वार प्रोडक्शन के जो अनुमान लगाया जा रहा है वो काफी इस बार ज्यादा रह सकते हैं। ऐसे में आपका अनुमान क्या है प्राइस को लेकर? जी, ग्वार के फंडामेंटल काफी पॉजिटिव हुए हैं। जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में बारिशें हुई हैं, उस तरीके से देखा जाए तो ग्वार में अच्छी खासी बिजाई हुई है पश्चिमी राजस्थान में। और प्राइस का आउटलुक की बात करें तो 7,800 का भाव तो मुझे अभी कहीं भी समझ नहीं आता। परंतु हाँ, नीचे में अभी तो नीचे के भाव देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आपके चैनल पर 5,600 से नीचे लगातार सेल की सलाह दी जा रही है, उसी तरीके से सेल की सलाह अभी भी जारी रहेगी और इसमें 4,900 4,850 के टारगेट आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। और नीचे ही भाव आ सकता है, भूपेश जी को लगता है
कि उत्पादन इस बार अच्छे रह सकते हैं। 4,900 पहला टारगेट, फिर 4,850 का टारगेट भी दिख सकता है ग्वार सीड में। विजेंद्र है हरियाणा से, अगले दर्शक है। एक लॉट नेचुरल गैस इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 580 रुपए पर। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में। नवनीत जी क्या सलाह देंगे? शॉर्ट पोजीशन है इनकी एक लॉट। देखा जाए तो करीब करीब 150 रुपए की तेजी लास्ट 4 से 5 दिनों में आई है, और जो 70-80 रुपए की जो लास्ट तेजी हम 3 दिन में देखे वो बहुत ही शॉकिंग है। मुझे लगता है कि 675 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे नेचुरल गैस टिक जाता है तो आपको फिर से यहाँ से 20-25 रुपए की तेजी और देखने मिलती है। टेक्निकल पैरामीटर्स पे काफी बुलिश होगा 675 के ऊपर। तो जब तक वो नहीं निकलता है आप आपकी शॉर्ट पोजीशन मेंटेन रखिए, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई एक्शन लेके आपको पोजीशन एग्जिट करना है। अगले दर्शक हैं क्रिश हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर हैं ये भी। कॉपर में क्या लग रहा है जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी कॉपर में क्या सलाह देंगे क्रिश को? जी, कॉपर में शाम के सत्र में लेवली करके बाय करना, व्यापार करना चाहिए। 635 रुपए का दाम है, 632 रुपए के नीचे का स्टॉप मेंटेन करके चलें, और 638 रुपए और 641 रुपए के टारगेट शाम के सत्र में आ सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है दीपक सॉरी, अब एक खबर का रुख कर लेते हैं। जैगरी को लेकर ये खबर आ रही है कि प्री पैकेज फूड पर जिस तरह से जीएसटी लगाया गया 18 जुलाई से, उसको लेकर गुड़ कारोबारियों की तरफ से भी भारी विरोध हो रहा है। लेवल वाले गुड़ पर भी जीएसटी का बोझ बढ़ गया है, 5% जीएसटी लगाए गए हैं। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक शाह हैं, प्रेसिडेंट है द बॉम्बे गुड़ मर्चेंट एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। दीपक भाई, सर कि आप लोगों की क्या डिमांड है और सरकार के सामने आपने जो लेटर दिए हैं वित्त मंत्री को, क्या आपको लग रहा है कि इसे रोल बैक किया जा सकता है क्या? नहीं, हम जरूर मानते हैं कि गवर्नमेंट को रोल बैक करना चाहिए। वजह ये है कि पहले ये खाली गुड़, मतलब गुड़ के ऊपर जीएसटी लगाया ऐसा नहीं था। गुड़, आटा, रवा, मैदा, गेहूं, चावल सब पे था। फिर 3 दिन पहले वित्त मंत्री ने वापस एक क्लैरिफिकेशन दिया है, या तो ये छूट छाट दी है कि जो 25 किलो ऊपर की पैकिंग जो है वो चाहे ब्रांडेड हो चाहे अनब्रांडेड हो, कैसे भी हो, उसको जीएसटी एमबिट से निकाल दिया। वैसे ही गुड़ जो 25 किलो ऊपर वाला बिकना है उसको भी वित्त मंत्री ने जीएसटी में से निकाल दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या महाराष्ट्र के गुड़ के ट्रेड को हो गई है कि यहाँ ज्यादातर गुड़ जो है 1-1 किलो, आधा किलो, 2 किलो और 5 किलो पैकिंग नहीं आता है, और उसको फसाई कायदे के नीचे हमको कंपल्सरी लेबलिंग करना ही पड़ता है। तो जैसे ये महाराष्ट्र का गुड़ जो 25 किलो नीचे की पैकिंग में है, वो लेबलिंग के वजह से जीएसटी के दायरे में आएगा। ओके सर, तो आप लोगों की क्या डिमांड है? सरकार क्या तैयारी कर रही है? क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जीएसटी को हटाया जा सकता है, खास करके गुड़ पे, क्योंकि ये किसानों का भी मामला है? क्योंकि बहुत बार देखा गया जब शुगर केन जब मिल अगर नहीं खरीदते हैं तो किसान अपना खुद सा लोकल यूनिट के जरिए वो गुड़ का खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड़ खुद बनवा लेते हैं। ऐसे में क्या किसानों के लिए भी झटका है, और ऐसे छोटे कंज्यूमर्स के लिए जिन पर अब ये बोझ पास ऑन होगा, कारोबारी डेफिनेटली उसका बोझ ग्राहकों पर ही डालेंगे? जी, ग्राहकों पर ही जाएगा। लेकिन खाली ये नहीं है, गुड़ वैसे भी आज नहीं, अपना स्वतंत्र दिन हो गया जब से खादी ग्रामोद्योग में था। हम 0% टैक्स में नहीं थे, हम बिल्कुल टैक्स नहीं, वैसी कमोडिटीज में थे। वित्त मंत्री ने इस मर्तबा हम जो बिल्कुल टैक्स में नहीं, हमें टैक्स में एम्बिट में आना ही नहीं था, वहां से उठा के टैक्स एम्बिट में डाल दिया 5% में। अभी खाली ये बात नहीं है, सबसे बड़ी अहम बात तो ये हो जाती है कि महाराष्ट्र के गुड़ के ट्रेड को सबसे ज्यादा फटका पड़ेगा। जो बाहरगांव के, मतलब महाराष्ट्र के गुड़ की क्वालिटी जो है वो काफी उम्दा, बढ़िया और अच्छे प्रकार की है। यहाँ से गुड़ बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पूरा गुजरात, बाकी जो जहां भी मेट्रोपोलिस है वहां से यहाँ से गुड़ जाता है।
अभी दिक्कत ये होती है कि यहाँ से गुड़ बाहर भेजना है और सामने वाली कोई भी पार्टी के पास जबकि वहां जीएसटी नहीं होगा तो उसकी ई वे चालान कैसे काटनी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो गई है पैदा। तो हम तो ये समझते हैं कि जब बाकी सब पूरा जहां पूरे यूपी में गिनो, एमपी में गिनो, गुजरात में गिनो या तो साउथ में गिनो, वहां सब 25 किलो के ऊपर की ही पैकिंग है। तो उनको तो गुड़ में टैक्स नहीं है और महाराष्ट्र वाले अटक गए हैं यहाँ। और बिल्कुल, और जब लेबलिंग की बात आती है या पैकिंग की बात आती है तो सेफ्टी के लिहाज से भी वो ज़रूरी है, छोटे कारोबारी हो या बड़े कारोबारी हो। अगर आप उसे पैक में नहीं रखेंगे, पेरिशेबल आइटम है, तो डेफिनेटली गुड़ भी खराब हो सकता है। ऐसी भी दलील ट्रेडर्स की तरफ से दी जा रही है। इसलिए इन लोगों की मांग है इसे रोल बैक किया जाए, 5% जो जीएसटी गुड़ पर लगाया जा रहा है उसे कम से कम वापस लिया जाए। शुक्रिया सर। दीपक सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, ये कितना ज़रूरी है, आप चंद्रशेखर सर आपसे बात करना चाहेंगे इस पर, जीएसटी जो खाने पीने के, क्या आपको लग रहा है कि टाइमिंग काफ़ी गलत है? क्योंकि एक तरफ से आप महंगाई रोकने की तरफ कदम उठा रहे हैं और ऐसे समय में हो सकता है रेवेन्यू लीकेज हो रहा हो, टैक्स की चोरी हो रही हो, लेकिन टाइमिंग क्या ये सही था? क्योंकि एक तरफ से आप महंगाई रोकना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी का बोझ कंज्यूमर्स पर डाल रहे हैं। इसमें दो चीज़ है, एक है प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, दूसरा है टाइमिंग। टाइमिंग तो जरूर सही नहीं है क्योंकि आप हमें इस देश में जो फूड प्रोडक्ट्स है वो सबको पैकिंग का दायरे में ही लाना चाहिए। कोई लूज जो बिक्री होता है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि लूज जब भी बेचा जाता है उसमें अडल्ट्रेशन और एडमिक्सचर का काफ़ी बड़ा एक जोखिम है, बड़ा रिस्क है। मगर इसको हम पैकिंग करके बेचेंगे तो उसमें वो मैन्युफैक्चरर या पैकर का नाम रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, तो ग्राहक को एक आश्वासन है कि पैक्ड फूड इज सेफर फूड। ओके, तो इसके लिए हमें सभी फूड प्रोडक्ट्स को पैकिंग का अंदर जितना हो सकेगा हमें लाना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो उस नज़रिया से हम देखेंगे तो पैकिंग लगभग अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ फॉर फूड प्रोडक्ट्स। मगर मैं ये भी मानता हूँ, बहुत पक्का मानता हूँ कि कोई भी फूड प्रोडक्ट्स का ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। There should be no taxation or very minimal taxation on food products. मगर हमारा देश में देखिए, आई थिंक द टैक्स के दर बहुत ज़्यादा ही है ऑन फूड प्रोडक्ट्स। तो इसके वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। उनको शॉर्ट टर्म रेवेन्यू कंसिडरेशन है सरकार के लिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, तो उन्होंने सब प्रोडक्ट्स को इसके दायरे में लाया है, जीएसटी के दायरे में। मगर वी नीड टू हैव ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन फॉर आवर फूड इंडस्ट्री एंड फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें हम जितना टैक्सेशन को हम कम कर सकते हैं, टैक्स रेट्स को हम कम कर सकते हैं, उतना करना चाहिए, जिससे इन्फ्लेशन से ज़रूर राहत मिलेगा। और मगर बाकी जो कायदा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, उसको हमें मजबूत बनाना है। क्वालिटी, गुणवत्ता, वी नीड टू फोकस ऑन दैट एंड फोकस लेस ऑन टैक्सेस, ऐसा मेरा निजी राय है। ओके, यानी सेफ्टी के लिए पैकेजिंग और तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए महंगाई जिस तरह से उसे फूड प्रोडक्ट पे कम से कम जीएसटी को के दायरे से बाहर रखना चाहिए, मिनिमल टैक्स हो, कम से कम टैक्स हो, ऐसा सर का कहना है। चलिए आगे बढ़ते, एक दो और सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, अगस्त में जिंक में क्या करना चाहिए? नवनीत जी क्या सलाह देंगे? अगस्त के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं। काफी अच्छे फॉल के बाद में 2-3 दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल दिख रहा है। मुझे लगता है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है। यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है, 4 से 5 रुपए का आपको अपसाइड मिलेगा और 1.5 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लगा सकते हैं। हितेश जैन है एमपी से, कॉटन केक 2695 के आसपास खरीदना चाहिए क्या? भूपेश जी क्या सलाह देंगे हितेश को? जी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉटन केक में ऊपर के भाव में 2740 के आसपास जाते ही मार्केट में एक अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिलती है।
और वो सप्लाई बार बार भाव में को 2600 और 2580 के आसपास लेकर आती है, इसलिए कॉटन केक में ऊपर में लेवल से बचना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर खरीदने से बचना चाहिए, ऐसा भूपेश जी मानते हैं। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका और चंद्रशेखर सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और पूरे फंडामेंटल्स और आउटलुक पर भी चर्चा की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।